Hello friends, welcome to Study Room, the place of learning. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक पाठक। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल स्टडी रूम पे। सो फ्रेंड्स, आज हम पार्ट 3 लेके आए हैं लाइट एंड रिफ्लेक्शन और उसके ऊपर डिस्पर्सन जो होता है प्रोसेस, वो सारी प्रोसेसेस होती क्या हैं, डिस्पर्सन क्या होता है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है, वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो दोस्तों, मैंने इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। आप प्लीज़ जाइए डिस्क्रिप्शन में और वहाँ से लिंक पे क्लिक करके आप मेरे वीडियोस को देख लीजिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 को। और ये देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म एंड डिस्पर्सन होता क्या है। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म एंड डिस्पर्सन, प्रिज्म के द्वारा वहाँ पे रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन कैसे होता है, उसके प्रोसेसेस क्या होते हैं। चलिए आइए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। मीन्स एक प्रोसेस, एक फिनोमिना, जब वाइट लाइट जब एक प्रिज्म से पास करती है, जब एक वाइट लाइट एक प्रिज्म से पास करती है, आपने क्लास 8 में ऑलरेडी पढ़ रखा है इसको, लेकिन मैं यहाँ पे आपके क्लास 10th में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कि जब एक वाइट लाइट प्रिज्म के द्वारा पास करती है तो वो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। विवग्योर एक्रोनीम वहाँ से एक उसका नाम है, मतलब कि विवग्योर मतलब यहाँ से आप 7 कलर्स को रेनबो फॉर्मेशन में जानते हैं कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड एंड 7 कलर्स आर देयर in that band and that is known as spectrum, that color of bands known as spectrum। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो वहाँ से वो स्प्लिट कैसे होती है आप लोगों को पता चल गया। एक प्रिज्म रखा रहता है, वहाँ से जब हम वाइट लाइट उस पर मारते हैं, वाइट लाइट वहाँ पे जब जाती है, उससे टकराती है, तो वो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में, एक बैंड ऑफ 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। डिफरेंट कलर्स अंडरगो डिफरेंट डेविएशंस ऑन पासिंग थ्रू प्रिज्म। If a second identical prism is placed in an inverted position with respect to the first prism, all the colors recombine to form the white light। Means जब दोबारा उस प्रिज्म के सामने एक इन्वर्टेड प्रिज्म रखूं, मतलब एक प्रिज्म है और इन्वर्टेड प्रिज्म में रख रहा हूँ उसके बगल में, और दोबारा से जब मैं व्हाइट लाइट इधर से पास कराऊंगा तो इधर से 7 बैंड ऑफ लाइट्स निकलेंगी और फिर वो इस वाले प्रिज्म पे पड़ेंगी और यहाँ से फिर एक वाइट लाइट निकलेगा। मतलब जैसे हमने वाइट लाइट एक प्रिज्म पे मारी थी, फिर वो उसमें से 7 कलर्स निकल के वो दूसरे वाले प्रिज्म पे स्ट्राइक करेंगे और फिर वहाँ से एक वाइट लाइट निकल जाएगी। चलिए आगे देख पढ़ते हैं। द प्रिज्म प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट वाइट लाइट इनटू अ बैंड ऑफ कलर्स। द वेरियस कलर्स आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। एक्रोनीम विवग्योर विल हेल्प यू टू रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ कलर्स। मैंने ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता दिया पिछले स्लाइड में। The band of the colored components of a light beam is called its spectrum। मैंने बता दिया था कि जो बैंड ऑफ 7 कलर्स होते हैं उसी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। The splitting of light into its components colors is called dispersion। जो प्रोसेस होता है, एक लाइट, वाइट लाइट, वो अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है, उसी को हम डिस्पर्सन कहते हैं, उस प्रोसेस को। द डिवाइडिंग ऑफ अ बैंड ऑफ 7 कलर्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स दैट इज कॉल्ड dispersion process। Different colors of light bend through different angles with respect to the incident ray as they pass through the prism। ये हर एक जो कलर होता है, जैसे यहाँ पे 7 कलर्स बैंड हो रही हैं, वो अपने डिफरेंट एंगल्स पे, डिफरेंट पोजीशंस पे बैंड होती हैं, है ना फ्रेंड्स। लिखा है डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बैंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू अ प्रिज्म। द रेड लाइट बैंड्स द लीस्ट वाइल द वॉयलेट द मोस्ट। सबसे ज़्यादा बैंड कौन होता है? सबसे ज़्यादा बैंड होता है, देखिए लिखा है ना, वॉयलेट द मोस्ट। वॉयलेट सबसे ज़्यादा बैंड होता है और सबसे कम बैंड कौन होता है? रेड होता है। द रेड लाइट बैंड्स द लीस्ट। सबसे कम बैंड रेड होता है और सबसे ज़्यादा वॉयलेट होता है। आइजैक न्यूटन वॉज द फर्स्ट टू यूज द ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू नो अबाउट दिस प्रोसेस। उन्होंने ही इस प्रोसेस को सबसे पहले जाना था कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है प्रिज्म के द्वारा। लेट्स सी द पिक्चर एंड टू क्लेरिफाई इट मोर। देखिए
इस डायग्राम में आप देख रहे हैं प्रिज्म है, पूरा एक ग्लास प्रिज्म है। यहाँ से एक सनलाइट और बल्ब लाइट यहाँ से जब हम पास करवाते हैं, यहाँ से एक सोर्स ऑफ लाइट आती है, बीम ऑफ लाइट, तो यहाँ से देखिए यहाँ से ये क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। यहाँ से देखिए यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रही है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ से निकल रही है। सबसे कम देखिए कौन एंगल है, सबसे कम एंगल किसका है, सबसे कम डेविएशन किसका हो रहा है, रेड लाइट का, जैसे हमने पिछली स्लाइड में बात कर लिया था। उसके बाद ये सारे कलर्स हैं और मैक्सिमम डेविएशन किसका हो रहा है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेविएशन हो रहा है वॉयलेट कलर। ओके फ्रेंड्स, स्पेक्ट्रम देखिए, ये स्पेक्ट्रम है, वॉयलेट कलर सबसे मैक्सिमम डेविएशन, सबसे ज़्यादा एंगल यही बना रहा है ग्लास प्रिज्म से, और सबसे कम कौन बना रहा है, रेड बना रहा है। तो 1 मार्क क्वेश्चन में इजीली पूछा जा सकता है कि कैसे ये होता है, सबसे कम डेविएट कौन कर सकता है, सबसे मैक्सिमम डेविएट कौन करता है। तो आप लोग इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। ये वाइट स्क्रीन हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं एक वाइट स्क्रीन पे रखकर, और इसी को बैंड को देखिए स्पेक्ट्रम करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये देखिए ये है एक प्रिज्म, जैसे मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया था कि एक प्रिज्म है, और एक इन्वर्टेड प्रिज्म जब हम इस पर रख देंगे तो क्या होने वाला है, वाइट लाइट किसी सोर्स से आएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, 7 कलर ऑफ बैंड्स में यहाँ से निकलेगी, फिर 7 कलर्स इस पर स्ट्राइक करेंगे प्रिज्म से, और प्रिज्म में से फिर से हमें वाइट लाइट निकल जाएगी, यहाँ से हमें फिर वाइट लाइट ऑब्टेन हो जाएगी। एक स्क्रीन यहाँ पे रखेंगे तो हम वहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में इजीली पूछ देता है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट इसको कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट इसको कहते हैं फ्रेंड्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ लेट अस नो अबाउट द प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म इज अ होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल such as glass enclosed by 2 inclined plane refracting surfaces at some fixed angle called refracting angle of prism. It has 2 triangular bases. इसके पास 2 triangular bases होते हैं and 3 rectangular lateral surfaces. 3 rectangular lateral surfaces होते हैं which are inclined at each other. तो इसमें 3 components होते हैं। angle of refraction होता है, इसे क्या कहते हैं? The angle between the refracted ray and the normal is called the angle of refraction. द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे, जो रिफ्रैक्टेड रे रहती है वो और जो नॉर्मल होता है उसके बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं फ्रेंड्स। एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होता है? द एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द नॉर्मल एंड द सेकेंड रिफ्रैक्टिंग फेस ऑफ द प्रिज्म इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ डेविएशन, द एंगल फॉर्म बिटवीन द 2 इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन and the emergent ray produced in the backward direction in the refraction through the prism is called angle of deviation. I know friends, आप लोग सोच रहे हो कि भाई समझ में नहीं आ रहा है कुछ, ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, खाली पकड़ किए जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू। देखिए ये डायग्राम है, अब 100% श्योर हूँ और आपको भी बहुत ही अच्छे से बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा। वीडियो को 10 सेकंड्स 20 सेकंड्स पीछे कीजिए, फिर से डेफिनेशंस को फिर से देखिए और उसके बाद फिर इस डायग्राम पे आइए, स्किप करके आगे। तो आप जब इस डायग्राम पे पहुंचोगे तो 100% श्योर हूँ दोस्तों फ्रेंड्स, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा प्रिज्म के कंपोनेंट्स के बारे में। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे किसको कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, सब समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए एंगल ऑफ प्रिज्म ये है, एंगल ऑफ डेविएशन ये है, इसको कहते हैं जब इंसिडेंट रे को हम प्रोड्यूस करवाते हैं और इमर्जेंट रे को जब हम प्रोड्यूस करवाते हैं तो जो वहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते हैं उसी को हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। और ये तो एंगल ऑफ प्रिज्म होता ही है, किसी भी एंगल को ले लें, हम इस साइड से ले लें, यहाँ से ले लें, चाहे यहाँ से ले लें। और ये देखिए इमर्जेंट रे आपकी ये होती है, देखिए जब हम किसी सोर्स से लाइट आती है, यहाँ से इंसिडेंट रे आती है तो फिर यहाँ से बैंड होती है और परपेंडिकुलर पैरेलली बेस से पैरेलल होके जाती है और फिर वहाँ से वो इमर्जेंट रे के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाती है। तो देख लीजिए इमर्जेंट रे किसे कहते हैं, इंसिडेंट रे किसे कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन किसे कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म किसे कहते हैं। तो ये देखिए एंगल ऑफ इसे कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस इसे कहते हैं, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है हमारा एंगल ऑफ सी पे हमारा
एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाता है फ्रेंड्स। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए फिगर को, और फिर उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देख लीजिएगा एक बार। लेट्स मूव फॉरवर्ड। रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं जानता हूँ कि आपने पूरे चैप्टर को 1-2 बार पढ़ लिया है, आपने प्री बोर्ड दे दिया है या फिर नहीं देने वाले, तो जनवरी में होने वाला है आपका प्री बोर्ड, आप उसको दोगे तो। और मैं ये जितनी भी वीडियोस बना रहा हूँ मेरे सब शॉर्ट नोट्स पे बना रहा हूँ कि ये नोट्स जो मैं मेरे हैंड रिटन है, तो मैं उसे पीपीटी के थ्रू यहाँ पे बना के आपको शो कर रहा हूँ। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसको अपनी कॉपी में उतार भी सकते हैं। अदरवाइज़ ये रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। एंड आई होप दैट आई एम एक्सप्लेनिंग गुड। अ रेनबो इज द नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन। आपने एक रेनबो देखा होगा, जब बारिश होती है बहुत ही सुहाना मौसम हो जाता है, पकौड़ी चाय खाने का मन करता है कि नहीं, चाय मिल जाए, गर्म चाय की प्याली हो, कोई पिलाने वाली हो, चलिए गाना को छोड़ देते हैं, तो उस वक्त पकौड़िया और पकौड़ी खाने का मन करता है, चाय पीने का मन करता है कि नहीं फ्रेंड्स। बट आप उस सुहाने मौसम में देखे होंगे कि एक इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष बोले तो रेनबो होता है। तो रेनबो फॉर्मेट कैसे होता है, उसका फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है। हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स इज ऑल अबाउट एक्सप्लेनिंग द नेचुरल फिनोमिनाज। जितने भी हमारे आसपास नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं, जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं, सबको एक्सप्लेन करने की जिम्मेदारी किसको मिली है, फिजिक्स को मिली है। तो हम यहाँ पे फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स हमें बताएगा कि हाउ रेनबो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो चलिए पढ़ते हैं। इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। जो छोटे छोटे बारिश की बूंदे होती हैं ना, छोटे छोटे बारिश की बूंदे, उसकी वजह से रेनबो फॉर्मेट होता है। तो अब कैसे आप सोच रहे होंगे कि छोटे छोटे बूंद कैसे रेनबो, इतना बड़ा इंद्रधनुष कैसे बनाएगा। वहाँ पे एक बूंदे नहीं, हजारों बूंदे होती हैं, लाखों बूंदे, तो हर एक से वहाँ पे डिस्पर्सन होता है, हर एक बूंद से वहाँ पे क्या होता है, डिस्पर्सन होता है फ्रेंड्स। और वो हजारों लाखों बूंदे मिलके रेनबो फॉर्मेट करती हैं। प्रेजेंट इन द एटमॉस्फियर अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इज अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन। जब भी रेनबो फॉर्मेट होगा आप देखोगे, आप उस वक्त देखोगे, क्या ध्यान दीजिएगा, अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया होगा बट अब ध्यान दीजिएगा कि वो हमेशा सन के अपोजिट में फॉर्मेट होगा। मान लीजिए यहाँ पे सन है तो रेनबो उसके अपोजिट में सीधा यहाँ पे फॉर्म होगा। सन के साइड इस साइड नहीं फॉर्म होगा, वो हमेशा सन के फेसिंग साइड में फॉर्म होगा, मतलब एक दूसरे के अपोजिट। सन जिस साइड रहेगा उसके अपोजिट में ही रेनबो फॉर्मेट होगा। दे रिफ्लेक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट रे। दे रिफ्लेक्ट इट इंटरनली। पहले तो वो सरफेस से, वहाँ से सरफेस से रेन ड्रॉप से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ठीक, रिफ्लेक्शन होगा, ध्यान से सुनिएगा। सरफेस पे रेन ड्रॉप के वहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, सनलाइट का, फिर इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगा एंड देन फाइनली रिफ्लेक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप। जब वापस वहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद इंटरनली जब निकलेगा वहाँ से बारिश की बूंद से, तो वहाँ से फिर से रिफ्लेक्शन होगा। क्या बोल रहा हूँ, फिर नहीं समझ में आ रहा है। डायग्राम है हमारे पास, इसके बाद मैं आपको डायग्राम दिखाने वाला हूँ, तो वहाँ से 100% आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर्स इट रीच द ऑब्जर्वर्स आईज। तो वहाँ से डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है, इंटरनली रिफ्लेक्शन होता है, और अलग अलग प्रकार के कलर जो हम रेनबो में देखते हैं, 7 कलर्स होते हैं, वो हमारे ऑब्जर्वर्स आई के पास पहुँचते हैं, यानी हम जो देखते हैं हमारे आँखों के पास पहुँचता है कि हाँ भाई इंद्रधनुष हुआ है। तो देखिए, और मैं बता देना चाहता हूँ आपको, अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो जो भी पॉइंट आपको पास, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, तो 100% आप वहाँ पे एक रफ डायग्राम जरूर बना दीजिए। 1 मार्क का क्वेश्चन या फिर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो नहीं बनाने की जरूरत है, बट 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं तो प्लीज़ आप लोग वहाँ पे डायग्राम, रफली डायग्राम जरूर बना दीजिएगा। तो यहाँ से आपके टीचर जो रहेंगे, एग्जामिनर जो चेक करने वाला रहेगा, उसके दिमाग में एक आइडिया जाएगा कि हाँ भाई इसको पता है सब कुछ प्रोसेस कैसे क्या होता है। तो डायग्राम बनाने से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए यहाँ से सनलाइट आ रही है, सनलाइट से आ रही है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन होता है सरफेस पे। देखिए यहाँ पे सरफेस है, सरफेस पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। जैसे मैंने कहा था कि ये पिछली स्लाइड में कि सरफेसेस पे रिफ्रैक्शन होता है, यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट के सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है। और देखिए यहाँ से लाइट आ रही है इंटरनली,
इंटरली क्या कर रही है, रिफ्लेक्शन कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है लाइट को। देखिए इंटरनली रिफ्लेक्ट कर रही है, जैसे मैंने कहा था कि इंटरनली रिफ्लेक्ट करती है, और फिर जब दोबारा वहाँ से लाइट बाहर निकलती है तो अगेन वहाँ से रिफ्लेक्शन होता है। देखिए ये अगेन रिफ्लेक्शन होता है और बैंड ऑफ 7 कलर्स में निकलती है, बैंड ऑफ 7 कलर्स स्पेक्ट्रम पूरा बना के अपना निकलती है यहाँ से। तो ये पूरा प्रोसेस होता है रेनबो फॉर्मेशन में। ये रेनबो फॉर्मेशन का 100% 3 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन में जरूर पूछेगा। और ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी कि सरफेसेस पे रिफ्लेक्शन होता है और जो सरफेस के अंदर इंटरनली रिफ्लेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि एयर की डेंसिटी कुछ अलग होती है, वाटर की डेंसिटी उससे थोड़ी सी हार्ड होती है, तो डेंसिटी जब चेंज होगी तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या होता है। रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बट रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में जब मीडियम चेंज होता है, व्हेन अ लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बैंड्स समथिंग। जो लाइट रहती है थोड़ी सी बैंड कर जाती है ना फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का और एग्जांपल दिया है। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है, नॉर्मल है, इंसिडेंट रे, सॉरी फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स देखिए आप लोग, ये इंसिडेंट रे है, यहाँ से लाइट आ रही है और ये देखिए इधर की रिफ्लेक्ट कर गई, ये यहाँ पे क्या कर गई, ये रिफ्लेक्ट कर गई। रिफ्लेक्शन अगर ये ग्लास स्लैब होता है तो ग्लास स्लैब से सीधा ये इधर से रिफ्लेक्ट कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। बट यहाँ पे ये एक मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ से वाटर रखा हुआ है इसके अंदर, ग्लास के अंदर, तो ये देखिए ग्लास के अंदर ये क्या आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। कोई भी ग्लास हो, अगर वाटर इसके अंदर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ग्लास हो तो वहाँ से लाइट क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, ना कि रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्रैक्ट करती है। तो इस बात का आप लोग बहुत ही ध्यान रखिएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में इजीली पूछ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म आप समझाइए, तो ग्लास प्रिज्म आप यहाँ पे बना देंगे इस तरह, सॉरी ग्लास प्रिज्म नहीं, ग्लास स्लैब आप इस तरह बना देंगे। तो बनाने के बाद आप इस तरह, या फिर आपसे ग्लास प्रिज्म यही पूछ सकता है कि उसके थ्रू आप हमको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझाइए, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में क्या अंतर होता है ये सब हमें बताइए। एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे ग्लास स्लैब में किधर होते हैं उसको बना के हमको समझाइए। तो ऐसा प्रोसेस क्यों होता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है, तो आप इजीली उसको बता सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी फिनोमेना के ऊपर एक और है एग्जांपल, देख लीजिए कि जब यहाँ पे पेंसिल होता है या फिर कोई रॉड होता है तो हमें क्यों टेढ़ा हुआ दिखाई देता है, यहाँ से हल्का सा हमें वो बेंट दिखाई देता है। तो बेंट होने का उसका रीज़न क्या है, बेंट होने का उसका सिंपल सा रीज़न यही है कि यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ पे पॉइंट पूरा एकदम स्ट्रेट, यहाँ पे रॉड रखा हुआ है वाटर के अंदर, ये वाटर है, वाटर के अंदर रॉड रखा हुआ है। तो जब हम इसे देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ से देखिए मीडियम चेंज होता है। जब हम यहाँ से देखते हैं तो जो लाइट है यहाँ से मीडियम चेंज होता है, चेंज होने की वजह से यहाँ से ये देखिए, यहाँ से जब एयर में निकल रहा है, लेसर डेंसर में निकल रहा है, डेंसर टू लाइटर में निकल रहा है, तो देखिए यहाँ से हल्का सा बेंट कर रहा है, ये हल्का सा ऑब्जर्वर्स आई की तरफ बेंट कर रहा है। तो बेंट होने की वजह से सीधा ये जब इधर से हम इसको प्रोड्यूस करवाएंगे ज़्यादा, तो प्रोड्यूस करवाने की वजह से देखिए ये इधर से इधर इमेज फॉर्म हो जा रही है, तो उसकी वजह से ये नॉर्मल इधर आ जा रहा है फिर, और उसकी वजह से हमें ये हल्का सा बेंट दिखाई दे रहा है, उस वजह से ये हल्का सा हमें बेंट दिखाई दे रहा है। यही रीज़न है जब हम नींबू या फिर कोई कॉइन पानी के अंदर, ग्लास के अंदर रखते हैं तो वो हमें हल्का सा ऊपर की तरफ दिखाई देता है। जब फिश भी हल्की सी ऊपर नज़र दिखाई देती है या फिर हल्का सा दूर दिखाई देती है। जब फिश को हम वाटर में देखते हैं, पॉन्ड में देखते हैं, तो हमें हल्की सी ऊपर दिखाई देती है या फिर हल्की सी पीछे दिखाई देती है, इसी वजह से। और जो पेंसिल रखते हैं, रॉड रखते हैं पानी में, क्यों टेढ़ा दिखाई देता है, वो यही कारण है। और सारे फिनोमिना जो भी आप देखे होंगे वो इसी कारण होता है, रिफ्रैक्शन का जितना भी आप फिनोमिना देखे होंगे। सो फ्रेंड्स, दैट वाज द एंड पार्ट ऑफ टुडेज वीडियो। आई होप दैट यू आर लाइकिंग माई वीडियो, शेयरिंग इट एंड सब्सक्राइब इट। आप मेरे वीडियो को लाइक कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे और शेयर कर रहे होंगे, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दें और मुझे सपोर्ट करते रहें। बी हेल्दी, बी सेफ।